बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हम से क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय कॉलगेट सर्विस टायर एंड हायर स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। PSL 11 अपने आखिरी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुका है, जहां पर हर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, बल्कि कहानी बदल रहा है। और कल कहानी बदली इस्लामाबाद यूनाइटेड की और किस्मत चमकी पेशावर ज़ल्मी की। शानदार कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी ने कल दिखाई इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल ही वन साइडेड मुकाबले में शिकस्त से दोचार किया। टॉस जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि सारी टीम्स कर रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो परफॉर्मेंस नहीं सामने आई जो कि इस मोमेंट पर या इस पड़ाव पर होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पहले पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बैटिंग की गई और 221 रन उन्होंने 7 खिलाड़ियों के आउट होने पर बनाए और ये बड़ा टारगेट था 222 रन का जो पेशावर ज़ल्मी ने दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बाबर आजम की तरफ से एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सेंचुरी उन्होंने बनाई और कल तो शायकीन भी ज़ाहिर स्टेडियम में मौजूद थे और काफ़ी इंजॉय करते रहे। बाबर बाबर के नारे हमें सुनने में मिले। 59 गेंदों पर उन्होंने 103 रन की बारी खेली और इनिंग्स को यादगार बना दिया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बाबर आजम यानी एक ही टूर्नामेंट में उन्होंने दूसरी सेंचुरी जो है वो बना दी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो शादाब खान ने कल 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो 222 रन का गोल्डन नंबर चेज नहीं कर पाई, बल्कि पीछे ही नहीं बहुत पीछे रह गई। 70 रन के एक बड़े मार्जिन से हार गई। 151 रन पर सारी की सारी टीम जो है वो ढेर हो गई। समीर मिन्हास ने थोड़ी सी मुज़ाहमत दिखाई और उन्होंने 44 रन बनाए और यही दूसरी साइड का यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप स्कोरर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। शादाब खान ने अलबत्ता 3 खिलाड़ियों को ज़रूर आउट किया है अगर हम बॉलिंग की बात करें इस सारे मैच पर। और आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक और मैच होने जा रहा है, एलिमिनेटर 1 मुल्तान सुल्तान्स एंड हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। उस पर भी सबकी नज़रें हैं और उस मैच का क्या रिजल्ट होगा, जो भी टीम इस मैच में जीतेगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जुम्मे को टकराएगी एलिमिनेटर 2 में। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अब एक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरेस्पोंडेंट उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? मुबारक आप तीनों को। बिल्कुल ठीक ठाक। हम सब, मेरे ख्याल से सब देखने वालों को और पेशावर ज़ल्मी के फैंस को मुबारकबाद। आपको खास कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक जा रही है। कल 3 वर्सेस 1 सी। देखिए मैं तो 65% मुझे याद है 65% दी थी और बड़ी डंके की चोट पे दी थी। अब बताएं ना कि वो डंके की चोट किधर गई। डंके नहीं सही है। यासिर भाई ने ज़ल्मी को तो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। नहीं बाहर नहीं किया था। वो कह रहे थे कल जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट में आगे नहीं जाएगी। मैं अब यहाँ पे आप इस बात पे आप मुझसे पूछे ना। जी आप सवाल करें। आप बता दें। आपने पहले आप सवाल करें सवाल। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने ठीक है इस्लामाबाद यूनाइटेड को बिल्कुल वन साइडेड मैच से हरा दिया, जो चारों शाने चित कर दिया। ये अच्छा आपने बताया, चारों शाने चित कर दिया 70 रन के बड़े मार्जिन से। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पड़ाव पर आकर या प्लेऑफ में आकर इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना बुरा परफॉर्म करेगी। कैसे देख रहे हैं कल के मैच को आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अच्छा टॉस जीता था, लेकिन आगे बाबर आजम इन हिज प्राइम फॉर्म ऑफ हिज लाइफ और जनरेशनल टैलेंट है। हम सब वी आर प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने इतने रन्स किए हैं और इतना अच्छा वो खेलते हैं। माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए और इस फॉर्म को कायम और दायम रखें और आगे आने वाले सालों में हम उनकी इसी तरह की बैटिंग देखें। आमीन। सबसे पहले तो क्योंकि बहुत क्वालिटी इनिंग खेली है बाबर ने, जिस तरह की शॉट्स खेली हैं, और 220 इज़ ऑलवेज अ मैसिव टोटल, चाहे वो जिस पिच पे भी हो। हाँ, अगर आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है तो फिर तो मतलब ये पिच मैं समझता हूँ कि इट वाज वेरी गुड पिच। जिस तरह समीर मिन्हास खेल रहे थे, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अभी उनके पास बहुत तजर्बा नहीं है कि आपने अपनी इनिंग को किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है और आगे लेके जाना है। तो आगे आने वाले सालों में वो हम देखेंगे कि वो इस तरह की फिनिशेस भी करेंगे। लेकिन अगर उनकी विकेट जो थी वो एक की विकेट थी, वहाँ पे इस्लामाबाद का मोमेंटम टूटा है। फिर प्रेशर में आए हैं वो लोग, जिस तरह उनके लेफ्ट हैंड ओपनर हैं वो आउट हुए हैं। फिर उसके बाद जो भी डेविन कॉनवे, कॉनवे आउट हुए हैं। फिर उसके बाद शादाब आए, शादाब भी
जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे उस तरह की बैटिंग उन्होंने नहीं की। हैदर अली ने भी, कोई भी एक आध खड़ा हो जाता, चैपमैन कोई भी एक 60-70 रन कर जाते तो मैच में जान आ सकती थी। लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि पेशावर ज़ल्मी की सुफियान मुकीम अपनी बेस्ट फॉर्म में, तो पेशावर ज़ल्मी ने ओवरऑल जो एक ब्रिलियंस दिखाई है एज ए टीम, मैं समझता हूँ कि वो उसको अपनी रेपुटेशन पे कायम रहे। क्रेडिट गोज़ टू बाबर आजम, हिज बैटिंग, हिज कैप्टेंसी, सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वक्त से पहले, और तकदीर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता इंसान को। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का नाउ इज़ द टाइम, राइट टाइम है कि वो डिलीवर करना शुरू हो गए। और वी होप कि जो T20 में हमें जो गैप नज़र आता है, चाहे वो कैप्टेंसी हो या बैटिंग हो, वो इंटरनेशनल मैचेस में भी ये चीज़ नजर आए बाबर। अच्छा, जो भी फार्मूला वो बना रहे हैं ना, वो उनके हक में जा रहा है, चाहे उनके खिलाड़ी छोड़कर जा रहे हैं, उस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बड़ी अच्छी कोई एक बात पढ़ रहा था, कोलसोन एक हमारे बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और बड़े अच्छे लिखते भी बहुत अच्छे हैं और क्रिकेटिंग सेंस भी है उनकी। उन्होंने एक बात लिखी है, बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ मैं उससे, कि कहीं ना कहीं तो कोई तो गैप फिल हुआ है, कि इतना मैसिव जो बीच में आ रहा है, जो गैप फिल हुआ है और जो डिलीवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई जो है पुर्जा जो है वो जो ढीला था वो टाइट हुआ है, या कोई ऐसा कोई गैप फिल हुआ है कि बाबर की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी आउटस्टैंडिंग हो गई। ये जो लूप होल से उस पर उन्होंने काबू कर लिया और वो उसको फाइंड आउट करने की जरूरत है, और जहां से वो हुआ है वो क्रेडिट ड्यू जाना चाहिए उधर, क्योंकि यहाँ पे लोग गलत क्रेडिट ले जाते हैं। हमारा ये सिस्टम इस तरह चल रहा है, मेहनत किसी की, खाता कोई और है। ये बड़े अरसे से ये चीज चल रही है हमारे सिस्टम में। तो गाना याद आ गया आपकी इस बात से, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है खाता कोई और है, मेहनत कोई और करता है। मेहनत किसी और की होती है और खाता कोई, फल कोई और खाता है। तो ये हमारे ये सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ये है। हाँ, तो अच्छा बताएं अवैस, आप बताएं मेहनत किसकी है और क्रेडिट किसका है पेशावर की जीत में? सबसे बड़ा क्रेडिट अगर देना हो पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में जो कारकर्दगी रही है, सबसे बड़ा क्रेडिट किसका है? यार शायद आपको भी लोग ये बात करते हो, मुझे भी बहुत से लोग तंजिया तौर पर या हंस के कहते हैं कि जी आप अज़हर भाई का नाम लेते हैं क्योंकि आप उनके साथ शेयर करते रहे हैं, साथ में आपका उनके साथ तल्लक वास्ता है। उनकी कमर भी सुन रही है और ये मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि जस्ट नॉट अज़हर भाई, ओटिस गिब्सन की आप बात करें, आप मिसबा भाई की बात करें, आप हाजी अकरम की बात करें, आप अज़हर भाई की बात करें, 4 मेन फेसेस हैं ना पेशावर ज़ल्मी के। जिस वक्त ये ड्राफ्ट से हट के, तो आपको पता ऑक्शन वाला मामला हो रहा था, तो अज़हर भाई हमारे साथ ही मौजूद थे। हम लोग हंसी मजाक से कह भी रहे थे कि इतना पैसे कहाँ लेके जाने हैं, और मुझे याद है मुझे हंस के कहते थे कि तुम लोगों को बताएंगे PSL में पैसा कहाँ लेके गए। उस वक्त भी वर्ल्ड कप आपको पता चल रहा था, वर्ल्ड कप उस वक्त लगा हुआ था, हम लोग खेल रहे थे। तो ओटिस गिब्सन, मिसबा वगैरह की आपस में बात भी हुई थी बाबर से कि आप किस पोजीशन पे खेलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप मिडल ऑर्डर में खेल रहे थे, यहाँ पर आपकी पोजीशन कुछ और समझी जा रही थी। उन्होंने कहा मैं ओपन ही करूँगा पेशावर के लिए। आपको याद हो टॉस के टाइम उन्होंने कहा मैं ओपन ही करूँगा पेशावर के लिए। मसला क्या था सिर्फ कि आपने उसको कॉन्फिडेंस किस सेंस में देना था। पाकिस्तान टीम में इशू क्या है कि पूरी की पूरी टीम इर्द गिर्द घूमती है बाबर आजम के, कि बाबर कुछ करेगा तो बाकी की टीम चलेगी। ओपनर से लेकर मिडल ऑर्डर तक आपको पता है वर्ल्ड कप में हम स्ट्रगल फेस में ही गए हैं। आपका साइम परफॉर्म नहीं कर रहा था, आपके मिडल ऑर्डर के अंदर उस्मान खान को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। कभी ख्वाजा को लेके आए, बाबर पे इंटेंस प्रेशर आया क्योंकि उसका सर्कल खुली हुई थी। बाबर की वो गेम प्लान नहीं है कि आप इनिशियली आके आप अपना बाउंड्री को क्लियर करें। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप कहते हैं बाबर कुछ करेगा पाकिस्तान टीम में तो पाकिस्तान टीम कुछ करेगी। अब थोड़ा सा ना मैचअप करते हैं पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग ऑर्डर है और पेशावर ज़ल्मी का जो बैटिंग ऑर्डर, मेंडिस की जो सपोर्ट है उनको। अब देखें ना, बाबर आजम को यहाँ पे मेंडिस की सपोर्ट है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंडिस की सपोर्ट का इशू नहीं है, इशू क्या है देखें, मैं ये बार बार करता हुआ हूँ। बिग बैश के अंदर जिस वक्त बाबर आजम खेल रहा था सिडनी सिक्सर्स के लिए, उसके इर्द गिर्द वो लड़के मौजूद थे जो कि 170 से 190 स्ट्राइक रेट को लेके जाना जानते थे। बाबर अपनी 250 की है ना, बाकी स्ट्रगल करता हुआ है। उसको वहां पर भी मैनेजमेंट की तरफ से अगर आप दूसरे मैच की बात करें जिसमें उसने 50 किया था, नहीं तो वो 50 था। मेरी बात सुने, काम किस्म का 50 था, वो एग्रेसिव 50 नहीं था। अच्छा, पाकिस्तान टीम में इशू क्या नजर मुझे आता था, वो ये था कि आपने उसका गेम प्लान चेंज किया। जो इंडिया के खिलाफ उसकी शॉट चेंज कर दी, आपने जो इंडिया के खिलाफ उसकी शॉट देखी थी, क्या वो बाबर आजम थे जिनको आप बेहतर जानते हैं, आप टेस्ट क्रिकेट खुद खेले हुए हैं, क्या वो बाबर आजम थे
इधर आप बात करें, मैं खुद मानता हूँ कि कुछ साल सिडनी बिग सिक्सर। बैश की बात की, बिग बैश में अगर ये बात है तो बिग बैश में तो 170 180 के स्ट्राइक रेट वाले उनके रोटेट करते थे, उनके गिर्द खेलते थे, वहां पे क्यों नहीं परफॉर्म किया बाबर ने? आपने उसने 2 मैचेस में परफॉर्म किया, फिर वही बात आ जाती है जब बाबर आजम के दिमाग वहां में पे तो एक चीज़- काफी मैं आपको सारे बताता हूं ना, 7-8 देखें मैचेस थे ना। नहीं सर, देखें ना, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने कितना उससे, देखें जिस वक्त आप जाते हैं किसी लीग के अंदर खेलने के लिए, आपकी मैनेजमेंट जो उनसी बिग बैश की हो, चाहे आई जो भी हो, जो भी लीग क्रिकेट खेल रही है, उसकी मैनेजमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये पोजीशन है, मैंने इस प्लेयर को इस पोजीशन पे खिलाना है। आपका वर्ल्ड कप के अंदर था कि इसने खेला ही मिडिल ऑर्डर के अंदर है, बिग बैश से पहले भी आपको याद है इसने खेला ही मिडिल ऑर्डर के अंदर है, बैटिंग करना है, देखिए वहां जाके पोजीशन चेंज, मेरी सुन तो लेना, पोजीशन चेंज। मैं समझ गया आपकी बात, मतलब पॉइंट ये है कि बाबर आजम नीचे नंबर का प्लेयर नहीं है T20 नहीं है। अपनी पोजीशन से उनको ना हटाएं, जो उनकी ओपन natural करेगा तो game है, वो परफॉर्म opening करेगा, है। ओपन करे परफॉर्म करेगा, नहीं करता तो थैंक यू वेरी मच। आप पाकिस्तान टीम में तो परफॉर्मेंस चाहिए ना, पाकिस्तान टीम में हमें वो प्लेयर चाहिए भाई जो ओपनर, जो 135 से 140 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है, ठीक है। अगर वहाँ पे बाबर आजम, मैं ये नहीं कह रहा थैंक यू, लेकिन बाबर आजम की ये जो फॉर्म है, ये जो परफॉर्मेंस है, वी विश के वो पाकिस्तान टीम के लिए भी वैसा ऐसे ही करे, 174 के तो strike करता rate से रहे। कल यासिर वो आपकी खेल बात रहे ठीक है, मैं देखिए खुद कहता हूँ पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करना इज अ डिफरेंट माइंडसेट, वहाँ प्रेशर होता है, आसान नहीं है, बिल्कुल, pressure double मैं हो कभी जाता भी लीग क्रिकेट को कंपेयर नहीं करता बिल्कुल इंटरनेशनल। ऐसे ही है, ऐसे ही। आप माइंडसेट की बात करते हैं ना, अब आप, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है, फिर आप कहेंगे वैसे बहुत लंबा आंसर है, लेकिन दिस इज द फैक्ट। डोमेस्टिक के अंदर एक लड़का आता है, अभी अंडर 17 रीजन टूर्नामेंट्स अभी चल रहे हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा टीम का, एक लड़का आता है, उसका स्ट्राइक रेट है 180 190 से, वो बैटिंग करता है 34 गेंदों में 36 में 100 कर जाता है। एप्रिसिएशन होती है क्योंकि वो फोर्सफुल चेंज थी, जिस पोजीशन पे वो खेला उस पोजीशन का बैट्समैन नहीं है। यार ये जो मेरी बात सुने ना ऐसे भाई, let him come. वो वापस आता है, मेरी बात सुने, जो जेन्युइन चीज है, आप भी फेस करते हुए हैं डोमेस्टिक में, हम भी करते हुए हैं, वो बाहर आता है लड़का, आपकी मैनेजमेंट उसको अप्रिशिएट करती है कि आपने बहुत अच्छा खेला बेटा, उसी टीम का एक बंदा कोच उठ के उसको कहता है बहुत दूर जाओगे लेकिन ये क्रिकेट तुमने नहीं अच्छी खेली, क्रिकेट अपना मोड चेंज करो गेम को। आप माइंडसेट किल कर रहे हो ना एक बंदे का, क्यों उसका जो Confidence खराब कर रहे हैं। वो इससे पहले भी इस पोजीशन पे खेलता हुआ एग्रेसिव आता रहा है। हमारा मसला मतलब ये है कि कोचेस के ऊपर भी एक कमेटी होनी चाहिए, हमारे कोचेस जो का, कि उनकी जो परफॉर्मेंस चेक करे। Exactly. अब आप हेड कोच की बात करते हैं ना, मैं मैं ऐसे कोच जब अपना आए थे, क्या नाम है इसका, हमारे पास जब कोचेस नहीं आए थे पाकिस्तान टीम में, जो ऑस्ट्रेलिया, जो हैदराबाद के हेड कोच हैं, दूसरे हेड कोच की बात करूं, उनका सबसे बड़ा रीजन ही ये था, जब उनको मैंने खुद पूछा था, मैंने कहा गिलेस्पी को, मैंने कहा आप क्या करेंगे, उसने कहा मैं आते चेंज नहीं करूंगा। क्यों? जो ट्रांसपेरेंसी है नीचे डोमेस्टिक कोचेस की, पाकिस्तान हेड कोच तक वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं है। यानी उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखना बड़ा जरूरी है। उस्मान को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उस्मान, एक तो जाहिर है पेशावर का क्रेडिट है और बाबर आजम का क्रेडिट है, जो कि उनसे दूर कोई ले जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर जो डिबेट चल रही है वो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर आजम यहाँ पर PSL में जिस तरह से परफॉर्म करते हैं वो, एंड देन हमारी कौमी टीम में जिस तरह परफॉर्मेंस उनकी होती है, उसमें काफी हमें डिफरेंस नजर आता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, डिफरेंस तो है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट किसी और तर्ज के ऊपर खेली जाती है, और यहाँ पर जो PSL के अंदर विकेट्स बनती हैं और जिस तरह का यहाँ पर टैलेंट होता है, यहाँ पर ज्यादातर आप लोकल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। 3-4 प्लेयर होते हैं हर टीम के अंदर फॉरनर्स, लेकिन ज्यादातर आपके लोकल खिलाड़ी होते हैं जो बॉलिंग के अंदर होते हैं, बैटिंग के अंदर होते हैं, और उनके खिलाफ खेलना कदरे आसान होता है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, अच्छे रन स्कोर नहीं किए, वो अब बड़े खिलाड़ी हैं, क्लासिक प्लेयर हैं, और उन्होंने ये साबित किया है कि वो बड़ी स्टेज के ऊपर जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाबर पाकिस्तान की तरफ से जब खेलते हैं तो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बहुत ज्यादा बात होती रही है, और अभी यासिर भाई और अवैस भी यही बात कर रहे थे कि अगर ओपनिंग पोजीशन के ऊपर उनको खिलाएंगे तो वही सबसे बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम खेलते हैं, वो एवरेज जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 130-131 का है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और अगर उनको ओपन से हटाकर अगर आप दूसरे या तीसरे नंबर पर लेके जाते हैं या चौथे नंबर पर लेके जाते हैं, तो फिर उनके पास मार्जिन ऑफ बॉल्स नहीं बचता कि वो अपनी इनिंग्स को डेवलप कर सके, क्योंकि वो एक टाइमिंग के साथ खेलने वाले प्लेयर हैं। वो क्रीज पर खड़े होकर टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी शॉट्स को गैप में खेलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मिसबाह-उल हक का गुज़िश्ता रोज का इंटरव्यू सुना हो तो वो भी यही बात कर रहे थे कि हमने उनकी कोई ज्यादा गेम चेंज नहीं की, सिर्फ कोशिश ये की है कि जहां पर वो
क्रीज पर आकर खेलते हैं तो वो अपने बॉल को टाइम ले, क्योंकि वो कुछ बॉल्स को जो ऑफ साइड की बॉल्स थे उनको जल्दी खेलने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह स्पिनर्स के खिलाफ भी वो ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि जब उनका स्ट्राइक रेट का मसला आया था तो वो कोशिश करते थे कि जाकर हिटिंग करें और लंबी शॉट्स लगाने की कोशिश करते थे। तो उसमें होता ये था कि उनका बैट टेढ़ा हो रहा था। ये मिसबाउल हक की बात है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सेंस बनती है कि अगर आप एक प्लेयर है जो काफी अरसे से एक टेम्पो के साथ खेलता हुआ आ रहा है, गो के क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, खिलाड़ियों को अपनी गेम को बदलना पड़ता है। और अब हमने देखा है कि बाबर आजम के अंदर कुछ शॉट्स ऐसी आई हैं कि उन्होंने छक्के लगाना शुरू किए। पहले छक्के इस तरह से नहीं लगते थे बाबर से, चौके ज्यादा मारते थे और छक्कों की तादाद कम होती थी। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है बाबर आजम के अंदर जो आया है, और हम ये दुआ करते हैं कि बाबर आजम अगर इंटरनेशनल लेवल में T20s में खास तौर पर अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो वहां पर जाकर भी परफॉर्म करे। लेकिन डिबेट फिर वहीं आ जाएगी कि वहां पर उनको किस पोजीशन पर खिलाया जाएगा। मेरे मुताबिक उनकी ओपनिंग स्लॉट ज्यादा बेहतर है अगर आपने बाबर आजम को यूटिलाइज करना है। इस पर हमने मजीद भी बात करनी है। पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। कुसाल मेंडिस का बहुत बड़ा रोल है पेशावर ज़ल्मी को यहाँ तक लाने में, उन पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पेशावर ज़ल्मी के बारे में तो ये जो सीज़न है ये बहुत अच्छा जा ही रहा है, और कुछ खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनमें से एक अच्छी खबर सामने आई है। नाहिद राना को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से NOC मिल गया है। वो वापस फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 3 तारीख को जो खेला जाएगा इतवार वाले दिन वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये यासिर भाई कितना प्लस पॉइंट होगा। ऑल्दो उनके जाने की कोई कमी पेशावर ने उस तरह महसूस नहीं की है, लेकिन उनके आने का फायदा कितना होगा? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि असल टोन सेट उसने की है बॉलिंग की। अगर आप देखें तो ऑपोजिशन पे जितना प्रेशर नाहिद राना ने डाला है उतना तो पूरे 2 साल भी नहीं डाल सके। तो वो तो ही इज एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू, और जब वापस आएगा तो डेफिनेटली वहीं से चीज़ें दोबारा पिकअप करेंगे। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत कम्बिनेशन में आता है, बट अभी टीम सेट हो गई है। अभी सुफियान वकीम का भी बॉल जगह पे गिर रहा है, उसके अलावा भी जो ब्रेसवेल बॉलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब राइट हैंडर्स को भी वो आउट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब आपका जल रहा होता है तो पानी भी जल जाता है तो सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं अभी। तो किसकी जगह वापस आएंगे नाहिद राना? देखिए, नाहिद राना आ सकते हैं, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो खुर्रम शहजाद की जगह की जगह आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बासित बहुत अच्छे बॉल कर रहे हैं। उनका भी बॉल एक सरप्राइज बाउंस है उसके पास, जो कि वो पीछे मारता है। तो इस तरह कल समीर को आउट किया बासित ने। वो उसके पास वो एक एबिलिटी होती है, हर बॉलर के पास नहीं होती, जो पीछे करता है, एक चौका करता है और एक वहीं से पीछे करता है, वो बॉल गेट बिग ऑन द बैट्समैन। तो ये रिस्क का कमाल होता है, नेचुरल चीज़ होती है। तो ये इस बच्चे के पास है, यंग है, अगर मेहनत करे तो और भी अच्छा हो सकता है। अगर वो अपने बॉडी और ज़रा अंदर जोश लेके आया, एनर्जी के साथ आए और एक्शन अच्छा करे और रिदम सही करे तो अच्छा उस बच्चे का। अच्छा, आपको कितने वैसे चांसेस लग रहे हैं? अभी तो अब जाहिर है 2 मैचेस होने हैं, उसके बाद देखेंगे पेशावर के साथ कौन खेलेगा फाइनल में किसके चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं? मैं चाहती हूँ फाइनल को अभी से प्रेडिक्ट कर दे, आपको किसके चांसेस? फाइनल में मुझे हैदराबाद और मुल्तान के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। हैदराबाद नहीं, कोई एक टीम बताएं ना फाइनल पेशावर के साथ, जो भी हारेगा बाहर हो जाएगा। इन दोनों में से एक जीतेगा ना, जो वो फाइनल में पहुंचेगा। यासिर भाई, ये फॉर्मूला किसको नहीं पता? यार नहीं तो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को बिल्कुल आप राइट ऑफ करें, लेकिन कोई एक टीम बताएं जो आपकी नजर में पेशावर के साथ फाइनल खेल रही है। एक टीम? हाँ, एक टीम बताएं। अच्छा, फिर बाकी तो मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद खेल ले। मेरे ख्याल से आप भी यही चाह रहे थे कि कोई नई टीम जो है वो ट्रॉफी उठाए। आप पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं वैसे मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि नई टीम हो, लेकिन अगर थोड़ा सा आप स्टडी करें इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उनके पास एक चांस तो मौजूद है। अगर आप इन 5 टीमों में करें, पेशावर कर चुका हुआ है, इन 3 टीम्स में आप करें तो पेशावर को सिर्फ एक ही टीम पकड़ सकती है, वो मुल्तान सुल्तान से। अच्छा, क्योंकि उनकी हर चीज उसको टिक हो रही है एज कम्पेयर्ड। क्योंकि अब जब मैचअप प्लेयर्स की बात करते हो रात को, जब ये शीट हमने रखी है ऐसी मैचअप प्लेयर्स, ये मैचअप प्लेयर्स होते हैं, तो आप मैचअप करते हो बैठ के किस प्लेयर को कौन टारगेट ज्यादा कर सकता है। मैक्सवेल का एक्स फैक्टर जरूर है अगर मैक्सवेल, लेकिन मसला क्या है थोड़ा सा, अगर आप उनकी बात करें, आज मेरी खुद ख्वाहिश है, इट्स अ बिग मैच, आप चेंज में नहीं जाओगे। साइम नहीं परफॉर्म कर रहा,
आप उस पोजीशन के साथ ज्यादती कर, आपके पास शर्जील खान बैठा है जो आप उसके पास ऑप्शन है नहीं होगा। दूसरा नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, होना दूसरा होता तभी तक हो जाता। हाँ, दूसरा crucial बॉलिंग यूनिट matches के में अंदर आपके change नहीं करेंगे दूसरा शायद। हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट के अंदर आप देखें तो हैदराबाद की जो बॉलिंग है एज कम्पेयर टू बैटिंग थोड़ा सा वीक स्ट्रगल आपको नजर उनका आता है। बेशक आकिफ ने अच्छी उस दिन परफॉर्मेंस दी है, उबैद आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो डेथ ओवर्स के अंदर भी है, लेकिन बैटिंग की अगर आप बात करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। मैक्सवेल तो बैटिंग कर रहे हैं, उसके लेबशेनी की बात करें वो चले उस दिन भी परफॉर्म नहीं कर सके, उस्मान खान अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जब आप दोनों टीम्स को ऑन द पेपर की बात करते हैं तो बॉलिंग यूनिट के अंदर हैदराबाद थोड़ी सी आपको हल्की नजर आती है। मुल्तान एक वाहिद टीम है जो पेशावर को पकड़ सकती है, लेकिन यू नेवर नो, इट्स अ क्रिकेट मैच, कभी भी अप एंड डाउन होता है, लेकिन फॉर मी आज मैं कहूँगा मुल्तान पेशावर और सुल्तान मुल्तान आपको नजर आ रहे हैं पेशावर वर्सेस मुल्तान मुझे नजर आता है। इस्लामाबाद बहुत मुश्किल है क्योंकि देखें इस्लामाबाद की कल भी जो परफॉर्मेंस दे दी थी मुझे नहीं लगता बैटिंग में वो प्रेशर वो नहीं है उनमें, शॉक ऑब्जर्वर नहीं है। और अगर इस्लामाबाद थोड़ा सा फाइनल प्रेशर में 200 पे आ गया तो वो फिर खुश हो जाते हैं। अगर लुढ़कते हुए इस्लामाबाद पहुंच भी जाती है तो फिर सबके लिए प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा कि पेशावर ही ये टाइटल इस्लामाबाद क्लब कह रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक सूरत में पहुंच सकती है कि शादाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इनिंग खेलेगा, क्योंकि मुझे और इनमें कोई नजर नहीं आ रहा कोई टारगेट चेज करते हुए। उस्मान, आपको क्या लग रहा है अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी टीम है पेशावर के साथ खेलने वाली है फाइनल आपकी नजर में? येलो पेन है, पेशावर ही होगी। नहीं, पेशावर तो ऑफ कोर्स है, फाइनल खेल रही है। वो तो मैं पहले बता रहा हूँ, येलो पैन की इसलिए है कि जहदी ने असल में उनकी टीम लाहौर जो है वो बाहर हो गई है, तो वो दूसरी टीम उन्होंने पिक कर ली है। जैसे आज जो हैदराबाद का चांस बन सकता है, अच्छा, हैदराबाद के चांस मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ना दोनों टीमों को अभी आज जो एलिमिनेटर होने वाला है मुल्तान और हैदराबाद का, तो इसमें भी काफी दोनों टीमों ने बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस खेले हुए हैं। एक तो शायद इनकी वजह ये है कि इनकी दोनों टीमों की मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग इतनी जबरदस्त है कि ये 200 को सेव कर सकते हैं, इसी वजह से दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 200 स्कोर करती रही हैं। तो बॉलिंग के अंदर लैप्सेस जरूर हैं दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन हैदराबाद की जो इस टाइम मोमेंटम बना है, जो फॉर्म बनी हुई है हैदराबाद किंग्समैन की, वो मुझे लगता है कि शायद इनको फायदा दे सकती है। और ये टीम आज के मैच में भी मुझे लगता है कि 60% चांस इनका होगा कि ये शायद मुल्तान को हरा दें और आगे इस्लामाबाद के खिलाफ भी तो हैदराबाद में आपको क्या एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है, या कौन सा प्लेयर आपको ऐसा नजर आ रहा है जो आपको लग रहा है जिस वजह से हैदराबाद जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल में? आई थिंक एक तो इनके, अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो उस्मान खान को अगर आप देखें तो एक सेंचुरी उन्होंने बनाई है, 2 50s भी उन्होंने स्कोर की हुई है। इस तरह मार्नस लबुशेन है, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के अंदर 3 50 स्कोर की हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं पिछले 5 मैचेस के अंदर अगर आप देखें। उसके अलावा अगर आप जो टॉप ऑर्डर है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है, जिसमें साइम अयूब है और माज सदाकत है, वो उस तरह से नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके बावजूद मैक्सवेल का फॉर्म में आना, 70+ रन की उन्होंने लास्ट मैच में इनिंग्स खेली थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये आज एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। और फिर हुनैन शाह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, 10 आउट उन्होंने भी किए हैं। फिर उसके साथ साथ मोहम्मद अली डेजी बहुत अच्छे बॉलर हैं, नया गेंद अच्छा कर रहे थे कराची के अंदर। अब लाहौर के अंदर थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो पता नहीं यहाँ पर किस तरह से बॉलिंग करते हैं, क्योंकि जब शुरू के मैचेस यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन ने खेले थे तो मोहम्मद अली को बहुत ज्यादा स्कोर हुए थे। एलिमिनेटर 1 जिसमें मुल्तान सुल्तान एंड हैदराबाद किंग्समैन एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे। टॉस हो चुका है, हैदराबाद ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया है मुल्तान और हैदराबाद की टीमें। इससे पहले इस इवेंट में दो मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें एक मैच हैदराबाद की टीम ने जीता है और दूसरा मैच मुल्तान की टीम ने अपने नाम किया है। तो अभी तक दोनों टीमें जो है वो हम पल्ला या एक जितने तगड़ी जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन टॉस का ज़ाहिर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है और टॉस जीता है हैदराबाद किंग्समैन ने। यासिर भाई, अब कितना एज होगा हैदराबाद के पास टॉस जीतने के बाद? देखिए, होना तो चाहिए। अगर आप टूर्नामेंट की हिस्ट्री को देखती हैं और कल का मैच देखते हैं तो वो सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाए। एग्जैक्टली, कल इस्लामाबाद ने टॉस जीता लेकिन वो नहीं फायदा उठा सके, लेकिन क्वालिटी बैटिंग की थी ना बाबर ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले दोनों। हारिस ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, फिर जो भी आए बैटिंग में उन्होंने वहीं से किया। अब देखना ये होगा कि मुल्तान सुल्तान अगर वैसे ही कोई गेम डाल देते हैं वैसे ही कोई गेम डाल देते हैं जिस तरह 220, 210, 220, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो टारगेट चेस करना ऐसे एलिमिनेटर में या डिसाइडर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर 180, 170, इवन 190 इतने तक भी रोकते हैं तो हैदराबाद की टीम में इतनी पोटेंशियल है। जिससे पीछे मैक्सवेल है, मैं देख रहा था उनकी बैटिंग तो
कमाल बैटिंग है वैसे हैदराबाद की भी है। देखें अगर आप लोबा शैन को देखें, उसने अपनी गेम को डेवलप किया है और यू नो नेक्स्ट लेवल पे लेके गया इस पूरे पीएसएल में। एक अगर साइम अयूब चल जाए तो इनकी बैटिंग तो आउट क्लास है। आउट क्लास हो जाएगी। मैं देखें ना, उस्मान है पीछे, आप मैक्सवेल को देख लें, फिर एक हसन खान जो एक्स फैक्टर है इनका, इवन मास सदाकत वो अगर वो उसने भी इतनी रन क्लच कर जाते परफॉर्मेंसेस दी हुई है हसन खान ने। मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इनके पास एक एज है कि हसन खान जैसा प्लेयर अगर 5 ओवरों में 50 भी है ना, इवन 60 भी है, तो उसमें ये पोटेंशियल है कि वो कर सकता है। पीछे नियाजी की जो गेम है ना, उसको अपनी गेम को रेज करना चाहिए, वरना मेरा नहीं ख्याल कि नियाजी पे कोई इन्वेस्ट करेगा अगले साल, क्योंकि अच्छा। पूरा टूर्नामेंट हो गया। आप मुझे बताएं, कुछ कर नहीं सके। कोई इम्पैक्ट इनिंग खेली है, एक इम्पैक्ट इनिंग भी। नाउ दिस इज द टाइम कि नियाजी अपनी गेम को रेज करे, आज थोड़ा सा दिखाए। पहले तो बॉलर्स की जॉब है, बॉलर्स कौन कौन से खेल रहे हैं अब ये उस्मान भाई बताएंगे हमें कि टीम क्या Playing 11 क्या है। है। बट आकिफ जावेद ने कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की लास्ट मैच में। उसको थोड़ा सा वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का जो एडवांटेज है वो लेना चाहिए। और साथ ही साथ हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद अली डेजी की जो बात करें, वो एट टाइम्स इज वेरी प्रिडिक्टेबल जब तक विकेट में सपोर्ट ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। बॉलिंग इज द कंसर्न, अवैस इज राइट। बॉलिंग इज द कंसर्न, लेकिन पेशावर की कल बॉलिंग बहुत अच्छी थी। वैसे तो सुफियान मुकीम ने भी बड़ी ज़बरदस्त कल पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बॉलिंग की है, लेकिन अब हमने मुल्तान और हैदराबाद की इनिंग्स पे बात करनी है कि किस तरह की इनिंग्स बिल्ड करेंगे तो ही मैच अपनी तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। यासर भाई, मुल्तान की टीम को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये 200 प्लस तक, जिस तरह कल पेशावर ने खेला है, 220 तक स्कोर ले जाने के पोटेंशियल है मुल्तान की टीम में? और क्या हैदराबाद की टीम इनको उस तरह से रोक पाएगी? बॉलिंग में वो पोटेंशियल है कि वहां तक ना जाने दें? एब्सोल्युटली। अगर आप देखें, ऑन पेपर देखें और उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखें और उनकी इनफॉर्म देखें, तो इनफॉर्म फरहान, शहजादा फरहान, स्टीवन स्मिथ, दो ये तो शुरू से ही ऐसा सेट कर देते हैं टोन। फिर उसके बाद आपके जो नीचे अगर आप आए तो शान मसूद बड़ी फॉर्म में है। शान मसूद जो है बहुत एक्सीलेंट खेल रहे हैं, बड़ा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहे हैं। और फिर आप अगर मजीद अगर आज तो वसीम जूनियर नहीं है, वसीम जूनियर को इन्होंने ड्रॉप किया है, नवाज को खिलाया। तो नवाज तो खैर बैटिंग में मैं आई एम नॉट श्योर कि वो कुछ कर सकता है या नहीं, वो तो जब परफॉर्म करेंगे तो हम बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी अर्से आउट ऑफ कलर है। और आज उन्होंने, क्योंकि शायद ये वही पिच हुई तो स्पिन के लिए इफेक्टिव होगी। आज देखें उन्होंने फैसल अकरम को खिलाया कि नहीं? आप फैसल अकरम भी है और दूसरा इनके पास वो मोमिन है। मोमिन को नहीं खिलाया उन्होंने। मोमिन नहीं है, फैसल अकरम है और नवाज है। तो प्लान इज क्लियर कि ये वही मेरे ख्याल से कल वाली पिच है। नहीं, ये लाहौर के अंदर है, तो ये थोड़ा सा नहीं। वो है, फ्रेश विकेट है, बैटिंग ट्रैक होगा। मुझे ये लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, अगर लाहौर की पिच है तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा बॉलर्स के लिए हेल्पफुल होगा शुरू में। थोड़ा सा बड़ा जो इट कुड बी वेरी ट्रिकी पावर प्ले। अच्छा, कुड बी वेरी, अगर 2 विकेट्स ले जाते हैं तो ये शुरू से ही हैदराबाद के पास एक चांस है कि वो आखिर तक वो डोमिनेट कर सकते हैं और अपनी उसको गिरफ्त को बरकरार रख सकते हैं। अच्छा, विकेट के बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उस्मान से पूछ लेते हैं। उस्मान, एक तो विकेट के बारे में थोड़ा सा बता दे, किस तरह की पिच है, किस तरह की विकेट है, और दूसरा जो चेंजेस हुए हैं टीम में, दोनों टीम्स में, वो बता दे थोड़ा। वैसे तो बज़ाहिर बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही लग रही है, जिस तरह की हमने कल नेशनल स्टेडियम में देखी थी, उसी टाइप की मिलती जुलती विकेट यहाँ पर कज़ाफी स्टेडियम में भी तैयार की गई है। गो के उस तरह से ज़्यादा इजी नहीं होगा शुरू के अंदर खेलना, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हमने 190 200 प्लस के स्कोर यहाँ पर होते देखे हैं कज़ाफी स्टेडियम में। और आज भी हो सकता है कि शायकीन क्रिकेट को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल जाए, क्योंकि दोनों टीमें इससे पहले 2 मरतबा आमने सामने आई थी और दोनों दफा ही 200 प्लस स्कोर चेज हुए थे। तो यानी दोनों टीमें चेज अच्छा कर सकती हैं, तो इसीलिए 200 का स्कोर जो है ना आप एक्सपेक्ट करें। उसके अलावा टीम चेंजेस, मुल्तान तो सेम 11 के साथ जा रहा है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने आखिरी अपने राउंड मैच के अंदर खेला था। और इसके अलावा अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की तरफ मुल्तान ने एक चेंज किया है, मोहम्मद नवाज को लेके आए हैं मोहम्मद वसीम की जगह पर। और इसके साथ साथ हैदराबाद किंग्समैन के अंदर कोई चेंज नहीं है, वो सेम 11 के साथ जा रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने पिंडीज को हराया था, 244 रन किए थे।
तो मेरा ख्याल है कि एक सेंसिबल मूव है, क्योंकि एक आपका जो विनिंग मोमेंटम बना हुआ होता है उसके अंदर आप टीम को चेंज अगर ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होता है। मुल्तान ने एक चेंज किया है, मे बी इस वजह से किया है कि मोहम्मद वसीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और आज शायद गेम कुछ ज्यादा ग्रिप होगा स्पिनर्स का, तो इरफात मिन्हाज भी इनके पास है, नवाज भी हैं, और साथ में फैसल अकरम है, तो हो सकता है स्पिन का जाल बिछाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ओवैस, आपका कमेंट एंड देन प्रेडिक्शन भी साथ ही दे दें। देखें, आई गेस चेंज अच्छा है। वसीम जूनियर पे मैं खुद भी बहुत बात करता हूँ, वैसे माइक हैसन को पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन लॉन्ग हैंडल उन्होंने एक ही मैच के अंदर यूज़ किया, सच ना बॉलिंग के लिए इफेक्टिव रहे हैं। पिछले मैच में भी 41 के करीब उन्हें रन्स खाए थे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की है, तो शायद ये बेस्ट एक चेंज था जो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि टेस्टेड है। नवाज की बात करें, यासिर भाई वाली बात ठीक है कि उसका बैट पैच है, बैटिंग के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा, अल्लाह करे कि आज डिफरेंट आपको नवाज नजर आए, लेकिन अब मुल्तान ज़रूर मैं कहता हूँ क्लियर फेवरेट्स है। लेकिन मैं एक बात यासिर भाई की एग्री करता हूँ सेंस में जी कि अगर इनके टॉप ऑर्डर पे अगर आपने प्रेशर डाल दिया, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर आप काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको खुला छोड़ेंगे तो वो फिर आपको बाउंस बैक बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। फॉर मी मुल्तान सुल्तान 85%। ओह, मुल्तान सुल्तान 85%, ये तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अभी तक कॉन्फिडेंस इन्होंने किसी भी टीम के लिए दिखाया है। यासिर भाई, आपकी प्रेडिक्शन? यस, नहीं मैं 15% चांस दे रहे हैं ये हैदराबाद को। नहीं, इसकी बात सही है। असल में पावर प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इन्होंने डिसीजन लिया ना वहाँ पे ऑन ग्राउंड, कप्तान जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लेकिन प्रेडिक्शन दे दें। 60-40। 60 इन फेवर ऑफ? वो नहीं बताऊंगा। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है मेरे पास। हैदराबाद किंग्समैन की फेवर में आप दे रहे हैं? यस। ऑल राइट जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।